हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज हम आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए का सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड बीए प्रोग्राम बीए ऑनर्स बीकॉम सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, जिन स्टूडेंट्स के पास हिंदी की बुक रंगमंच है। ठीक है, ये ऑल यूजी कोर्स होने वाला है। ड्यू, सोल, एनसी वेब जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 का लेसन नंबर 1, क्योंकि इससे पहले की जितनी वीडियोस थी वो सारी वीडियोस बना के मैंने अपलोड कर दी। अगर आपने नहीं देखी है तो जल्दी से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उन वीडियोस की लिंक देखने को मिल जाएगी। तो जरा फार्म ना भरते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया, आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 1 यूनिट 4 का, जिसका नाम है अशु, अभिनय और थिएटर गेम्स का विस्तृत परिचय। ठीक है, तो हमें सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें जानना होगा कि अशु अभिनय होता क्या है। ठीक है, अशु अभिनय वह होता है जो बिना किसी पूर्व तैयारी के हो, जैसे कि हमारा सरप्राइज टेस्ट स्कूल में होता है, उसी तरीके से अशु अभिनय होता है, जो कि रंगमंच के लेवल पर होता है, एक नाटक के लेवल पर होता है। ठीक है, और उसी में कई सारे गेम्स भी होते हैं उनका मनोरंजन करने के लिए, और उनको ऐसे कुछ गेम बताए जाते हैं जिससे कि वो तुरंत ही उसको डिजाइन कर सके, है ना। जैसे हमें कोई एक पर्ची वाला गेम होता है ना, डब्बे में पर्ची रहती है, उससे निकालो और उसी का अकॉर्डिंग हमें तुरंत रिएक्ट करना होता है, तो उसी तरह के थिएटर गेम्स होता है। और जब हम चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे तो और अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है अशु अभिनय। ठीक है, अशु अभिनय बिना किसी पूर्व तैयारी के प्रस्तुत किया जाता है। जो अशु अभिनय है बिना किसी पूर्व तैयारी के प्रस्तुत क्यों जाता है, क्योंकि इसमें हमें इमीडिएटली यानी तुरंत ही कोई सा टॉपिक दिया जाता है, उसके ऊपर हमें अपने मानसिक और अपने अनुभव के अनुसार हमें उसमें क्रिया करनी होती है या अपना प्रस्तुति देना होता है। ठीक है, किसी भी भाव या विचार का तेजी से मुख मुद्रा एवं शारीरिक गतिविधियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला अभिनय ही अशु अभिनय कहलाता है। ठीक है, कोई भी भाव या फिर विचार तेजी से जो मुख मुद्रा द्वारा शारीरिक गतिविधियों द्वारा प्रस्तुत होता है, ठीक है, भाव से प्रस्तुत हो, हमारे विचारों से प्रस्तुत हो, ठीक है, मुख से मुद्राएं से, हमारे मुख यानी कि हमारी वाणी द्वारा प्रस्तुत हो, हमारी मुद्रा यानी कि हस्त मुद्रा, चलने की मुद्रा, बैठने की मुद्रा, यानी जो उसके टॉपिक के अनुसार। जैसे हमें क्या गया कि तुम्हें एक नाटक करना है जिसमें तुम्हें इस मर्द फिल्म का डायलॉग को बोलना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने हाथ मूवमेंट को चलाना है। ठीक है, यही क्या कहलाता है, अशु अभिनय कहलाता है। शरीर के विभिन्न अंग, हाथ, पैर, आंख, पदचाप यानी कि कदमों की आहट, ठीक है, पद्मों नहीं, कदमों की आहट, भौं, मुंह, सिर, कमर आदि का संचालन करते हुए भावों को अभिव्यक्त किया जाता है। किसको अभिव्यक्त किया जाता है, भावों को अभिव्यक्त किया जाता है। ठीक है, जो हमारे मन में भाव होते हैं उनको अभिव्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते, दिखाते हैं। ठीक है, इसमें किसी भी विशेष परिस्थिति में अपने मस्तिष्क में उपजे भाव, विचार, बुद्धि का संतुलन उपयोग करते हुए अभिनय करना होता है। इसमें क्या होता है, किसी भी विशेष परिस्थिति को लेते हुए हमें अपने मस्तिष्क में उपजे भाव, यानी कि जैसे मैंने बोल दिया कि तुम्हें एक नाटक करना है जल बचाओ पे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो तुम्हारे मन में आया, इमीडिएटली जो चीज आएगी तुम्हारे मस्तिष्क में, जो तुम्हारे भाव में रहेगा, तो तुम्हें अपने मस्तिष्क में उपजे जो भी भाव हैं उनको अपने विचारों में लाना पड़ेगा, और अपनी बुद्धि को संतुलित रूप से, यानी कि हाइपर नहीं होना है आप लोगों को, उसको संतुलित रखते हुए उसको अभिनीत करना है या प्रदर्शित करना है। ठीक है, अशु अभिनय में मोटा मोटा आप ये जान लो कि कोई भी हमें इमीडिएटली टॉपिक दिया जाता है जो कि सरप्राइजली होता है, जो हमें नहीं पता होता है। ठीक है, अभिनेता द्वारा अभिनय दक्षता का सही मायने में प्रदर्शन, उसके द्वारा की जाने वाली मस्तिष्क त्वरित क्रिया ही अशु अभिनय है। यानी कि जो अभिनेता होता है, जो करता है ना, जो कलाकार होता है, अभिनेता द्वारा जो अभिनय की दक्षता होती है वो सही मायने में अगर देखी जाए तो प्रदर्शन के द्वारा की जाने वाली, जब वो प्रदर्शित करेगा, यानी जब वो अपने रंगमंच पर, स्टेज पर कोई भी चीज प्रदर्शित करेगा, डिलीवर करेगा सामने दर्शक के सामने, तो मस्तिष्क त्वरित क्रिया की अशु अभिनय, जो मस्तिष्क में तुरंत आया उसने, ठीक है, एक अच्छे अभिनेता की जो पहचान है वो क्या होती है, कोई भी हमें टॉपिक मिला उसके अनुसार हमें कार्य करना। ऐसा नहीं कि भाई मुझे ये नहीं आता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने कोई क्वेश्चन किया, एक अच्छे टीचर की पहचान क्या, आपने कोई क्वेश्चन किया, मैंने उसका आंसर किया, अब मैं बोल दूं कि नहीं कल इसका आंसर बताऊंगा, परसों इसका आंसर बताऊंगा, तो वो क्या होगा, मैं उसकी प्रैक्टिस कहीं और से कर लूंगा, तो ये क्या है, वो चीज नहीं होती है अशु अभिनय में। यानी मस्तिष्क का त्वरित क्रिया ही अशु अभिनय कहलाती है। त्वरित यानी तुरंत होने वाली क्रिया अशु अभिनय कहलाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है
अशु अभिनय करते समय अभिनेता को इसके 3 चरणों आरंभ, विकास और अंत को दिमाग में रखना होता है। यानी कि जब कोई अभिनेता जो अशु अभिनय करता है तो उसको 3 चीजों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। पहला है आरंभ, यानी कि कहाँ से आरंभ हुआ, ठीक है। उसके बाद विकास, यानी किस तरीके से उसने विकास किया, और उसका अंत कैसे होगा उसको दिमाग में रखना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई कहानी ऐसी हो जो कि हम ऐसे टाइम पे जाके खत्म करें जहाँ की हमें महसूस हो कि ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा KGF 1 जो आई थी उसकी जो एंडिंग हुई थी वो क्या हमें क्या लगा, यार इसके आगे भी कुछ लगता है कि नहीं है। यानी कि कोई हम चैप्टर पढ़ रहे तो ऐसा लगाना चाहिए कि उसके आगे भी होगा, और तो ऐसे हमें नहीं करना है। अभिनय में ऐसा करना है कि वो चीज़ वहाँ पे जाके इंडेफिनिट खत्म हो जाए पूरा, है ना, पूरा वहाँ जाने के बाद क्लियर हो जाए। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है। यह त्वरित यानी कि तेज बुद्धि और क्रिया का अभिनय है, ठीक है, जो उसको करते समय उसी का ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जो उसे करते समय उसी पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। अशु अभिनय को पर प्रेजेंस ऑफ माइंड भी कहा जाता है। जो अशु अभिनय है उसको प्रेजेंस ऑफ माइंड भी कहा जाता है, ठीक है, जिसमें अभिनेता दी गई परिस्थिति या भूमिका को अपनी त्वरित बुद्धि का इस्तेमाल करके निभाता है। जिसमें जो अभिनेता, जो कलाकार है, उसमें दी गई, जो उसको दिया गया है टॉपिक, उसके अनुसार ही अपनी भूमिका को निभाता है, अपनी अपने अनुभव और अपने बुद्धि को इस्तेमाल करके अपना अभिनय देता है। वह उस जादूगर की तरह है जो अपनी बुद्धि और स्मार्टनेस के मेल से जादुई प्रभाव की सृष्टि कर देता है। जिस तरीके से जादूगर हमें बेवकूफ बनाते हैं, यानी कि उसी जादूगर की तरह में वो वाला बेवकूफ नहीं कर रहे, जो एक जादूगर जो रियलिटी में जादू करते हैं, ठीक है। अब वो ढोंगी बाबा वाला नहीं कि लोटे में हाथ डाला कुछ भी नहीं था, लोटे से हाथ बाहर निकाला दूध निकल गया, तो वो वाला मैं नहीं बता रहा हूँ। जो रियलिटी में जादू करते हैं तो वह उसी जादूगर की तरह है जो कि अपनी बुद्धि और स्मार्टनेस के मेल से एक जादुई प्रभाव छोड़ते हैं सामने वाले के ऊपर, या विस्तृत करते हैं, ठीक है। वह मंच पर किसी पात्र का जब अभिनय करता है, ठीक है, वह मंच पर जब किसी पात्र का अभिनय करता है, जो अभिनेता है वो किसी भी पात्र का जब अभिनय करता है, कहाँ पर, मंच पर, स्टेज पर, रंगमंच पर, ठीक है, तब कल्पना का सहारा भी लेता है। तब वो क्या करता है, अपनी कल्पना जो उसने उसकी काल्पनिकता का भी वो सहारा लेता है। कल्पना का प्रयोग करते हुए अभिनेता अभिनेत्री अपने अतीत के अनुभव और भविष्य की संभावनाओं को जोड़कर कार्य करते हैं। यानी कल्पना का प्रयोग करते हुए जो अभिनेता अभिनेत्री होते हैं, ठीक है, जो हीरो हीरोइन होते हैं, वो अपने अतीत के अनुभव, यानी जो उन्होंने पहले किया उसके अनुभव और भविष्य में जो होगा उसकी संभावनाओं को जोड़ते हुए चलते हैं और अपना प्रदर्शन देते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। तो देखो इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना कि अशु अभिनय होता क्या है। अशु अभिनय मेन ये होता है अपने त्वरित बुद्धि का। इसमें कोई भी पहले अभिनय नहीं होता है, इसमें तुरंत ही आपको टॉपिक दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको बोलना पड़ेगा। सरप्राइजली सारा काम होता है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है अशु अभिनय से संबंधित कुछ चरण, यानी अशु अभिनय से संबंधित कुछ चरण। वो क्या है वो देख लेते हैं। देखो, अशु अभिनय करने से पहले अभिनेता और अभिनेत्री को अपने मस्तिष्क में पूरी कार्य योजना बना लेनी चाहिए। यानी कि जब हम अशु अभिनय करते हैं, ठीक है, तो अभिनेता और अभिनेत्री को अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में उसकी पूरी योजना बना लेनी चाहिए कि मुझे स्टार्टिंग कहाँ से करनी है और मुझे एंड कहाँ पे करना है, ठीक है। तभी वह उसे सबके सामने सफल कर पाएगा। तभी वो क्या कर पाएगा, उसे सबके सामने सफल कर पाएगा, दर्शकों के सामने सफल कर पाएगा। एक अच्छे अशु अभिनेता को कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि इसी में एक एग्जांपल ऐड करना चाहूंगा आप लोगों के लिए। जैसे कि मान लो हमें स्कूल में कोई बोल दिया जाता है कि आपको बोलना है माई स्कूल पे बोलना है, तो आपको क्या एक एक्सीडेंटली एक डिबेट मिला या फिर एक टॉपिक मिला, तो आपने क्या किया, उसको पहले अपने दिमाग में थोड़ा सा सोचा कि मुझे स्टार्टिंग यहाँ से करना है, माई स्कूल नेम इज ये, मेरे को फिर एंड कहाँ करना है ना। तो उन सभी चीज़ों का आपको क्रम वाइज लेते हुए चलना और उनका सही से यूज करना ही हमारा अशु अभिनय चलाता है। और एक अच्छे अभिनेता के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि क्या है वो देख लेते हैं। दी गई स्थिति, यानी कि आपको दिया क्या है, ऐसा नहीं कि आपको दिया गया है माई स्कूल पे और आप बोल रहे हो माई फेवरेट बाइक पे, फेवरेट कलर पे, या फिर माई फेवरेट पेट पे। यानी कि दी गई स्थिति क्या है उसके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। तो देखो पढ़ लेते हैं क्या है इसमें। दी गई परिस्थिति का ज्ञान या समझ होना बहुत जरूरी है। यानी जो हमें दिया गया उसका ज्ञान और समझ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब
जब तक कलाकार को यही नहीं मालूम होगा कि उसे क्या करना है, तब तक वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब हमें समझ में नहीं आएगा कि हमें बोला क्या है, हमें करना क्या है, तब तक वो किसी भी एक मुकाम पर नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि मुझे लाइफ में मुझे जाना क्या है, मेरा गोल क्या है। उनके लिए क्या है, खाओ पियो सो, खाओ पियो सो, खाओ पियो सो, बस, और कुछ भी नहीं। तो इसलिए जब आपका एक टॉपिक रहेगा ना, तभी आप उसको आगे बढ़ा पाओगे, अन्यथा नहीं बढ़ा पाओगे। ठीक है, प्रस्तुति देते समय नाटक एक लय में चलता है। जब हम प्रस्तुति देते हैं या फिर जब हम कोई चीज बोलते हैं तो वो क्या एक लय में चलता है। नाटक को धारा प्रवाह चलाना अभिनेता की जिम्मेदारी होती है, यानी नाटक को एक सुचारू रूप से एक चलाना या फिर एक प्रवाह में चलाना, है ना। ऐसा नहीं कि मैं कल गया था, मैंने वहां पे देखा, फिर मैं आ गया, तो ये क्या हुआ, एकदम से टॉपिक जज्बात ही बदल गए। तो ऐसा नहीं करना है, नाटक को क्या एक ले में चलाना है। मैं कल मार्केट गया था, मार्केट में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, उन चीज़ों में से मुझे कई सारी चीज़ें पसंद आई, पर मेरे पास मैंने उनका रेट पूछा तो मुझे क्या हुआ कि कुछ चीज़ें का रेट काफ़ी ज़्यादा हाई लगा, जिस वजह से मैंने उसे परचेस नहीं किया। हाँ, बट मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें पसंद आई जिसका रेट मेरे बजट में था, तो मैंने उसे खरीदा। फिर मैं घर आके देखा तो मैंने उसको यूज़ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना। अब मैं ऐसी टूटा फूटा, मुझे उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, उसको धारा प्रवाह में नहीं चला पाऊंगा, तो क्या वो सफलता रूप से चलेगा, नहीं चलेगा, है ना। तो जो दी गई स्थिति है उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ठीक है, और उसको धारा प्रवाह चलाना एक अभिनेता का काम है। ठीक है, प्रस्तुति देते समय संवाद भूलने या उससे समय जो प्रस्तुति देते समय संवाद भूलने का उसके पास समय नहीं होता है। जो अभिनेता, जो कलाकार होता है, जब वो अभिनय देता है, जब वो अभिनय या प्रस्तुति देता है रंगमंच पर, स्टेज पर, तो उसके पास भूलने का समय नहीं होता है। अगर वो भूल भी जाता है तो उसके लिए वो गलत हो जाएगा, तो उसको क्या करना है, उसको मैनेज करना है अपने तरीके से। लेकिन जब दो या दो से अधिक पात्र अभिनय कर रहे होते हैं, तब एक के द्वारा दूसरे की यह गलती कवर की जाती है या छुपा दी जाती है। ठीक है, यानी कि जब कोई अभिनेता है, जब वो प्रस्तुति दे रहा होता है रंगमंच पर, स्टेज पर, तो उसको संवाद भूलने का उसके पास कोई भी समय नहीं होता है। लेकिन जब अगर वो अकेला कर रहा है तो, लेकिन अगर दो या उससे अधिक लोग अगर प्रस्तुति दे रहे हैं तो क्या होता है, जो एक पात्र से गलती भी हुई तो उसको क्या करना है, उसको छुपा लिए जाएंगे और पात्रों के द्वारा, अभिनेताओं के द्वारा। ठीक है, ऐसी गलती ना हो इसके लिए अभिनेता द्वारा अभ्यास आवश्यक है। ऐसी गलती ना हो इसके लिए क्या करते हैं, अभ्यास आवश्यक है। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारा आता है नेक्स्ट, कल्पना। क्या आता है, कल्पना। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एक जो अभिनेता और अभिनेत्री है, कुछ बातों का, एक अच्छे अभिनेता और अभिनेत्री के लिए कुछ बातों का ध्यान रखने वाली बातें हैं, वो पढ़ रहे हैं। तो दी गई स्थिति का उसके बाद कल्पना क्या है, कल्पना देख लेते हैं। अशु अभिनय का प्रणेता कल्पना है, यानी कि अशु अभिनेता का जो प्रणेता है, मेन जो उसका उत्पत्ति वाला है या फिर उसका जो तत्व है, वो क्या है, कल्पना ही है। क्योंकि हमें कल्पना के अनुसार ही सारी चीजें करनी होती, क्योंकि इसमें पूर्व अभ्यास नहीं होता है। क्या होता है, पूर्व अभ्यास नहीं होता है। हमें एक्सीडेंटली कोई टॉपिक दिया होता है और उस पर हमें बोलना होता है या फिर नाटक करना होता है। ठीक है, इसके अभाव में अशु अभिनय मात्र अभिनय रह जाएगा जो निर्देशक के निर्देशों द्वारा संचालित होता है। यानी कि इसके अभाव में अगर कल्पना ना रहे तो अगर कल्पना ना रहे तो क्या होगा, अशु अभिनय केवल मात्र एक अभिनय ही रह जाएगा, निर्देशक के निर्देशों द्वारा जो संचालित होगा। ठीक है, तो इसलिए कल्पना का होना, कल्पनाशील होना भी जरूरी है। ठीक है, अभिनेता या तो अपनी स्मृति जगत में या अपनी कल्पना में कुछ देखता है। जो अभिनेता है या तो अपनी स्मृति यानी कि अपने बीती हुई बातों, अपने अनुभव के आधार पर कुछ जगत को देखता है, या फिर अपनी कल्पना से कुछ उठाकर कुछ बातों को रखता है। वह कुछ समय के लिए स्वप्न में जीता है, कुछ समय के लिए वो क्या करता है, स्वप्न में जीता है, तब यह पूछे गए सवालों का जवाब दे पाता है। तभी वो क्या करता है, पूछे हुए सवालों का जवाब दे पाता है, क्योंकि जो उसको टॉपिक दिया गया है उसके बारे में उसको सोचने का तकरीबन कुछ टाइम तो मिलना ही चाहिए, है कि नहीं। ठीक है, यही उसकी कल्पना पर भी निर्भर करता है, यह उसकी कल्पना पर भी निर्भर करता है कि उसकी कल्पना शक्ति कितनी तेज है। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट हमारा भावात्मक स्मृति, यानी कि जो भाव, यानी भाव के अनुसार हमारी स्मृति क्या है, वो यह भी कल्पना का ही एक हिस्सा है, यह भी कल्पना का एक हिस्सा है। अशु अभिनय करते समय अभिनेता जब दिए गए टॉपिक या परिस्थिति पर विचार करते हैं तब भावनात्मक स्मृति सक्रिय होती है, यानी कि भावनाओं के साथ उसकी स्मृति जो है वो सक्रिय हो जाती है।
कलाकार इस स्मृति के आधार पर अपने जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं के पुनः जोड़ता है, फिर उस घटना को दी गई परिस्थिति से जोड़कर वह भाव मंच पर प्रस्तुत कर पाता है। यानी कि कलाकार इस स्मृति के आधार पर, भावनात्मक स्मृति के आधार पर क्या करता है, जो उसको टॉपिक दिया गया है उस घटना के आधार पर उसको जोड़ता है, फिर जो घटना उसको दिया गया है उसमें जोड़ करके अपनी स्मृति, भावनात्मक स्मृति को जोड़ करके, देखो भावनात्मक स्मृति किसमें जोड़ता है, जो टॉपिक उसको दिया गया उसमें अपनी भावनात्मक स्मृति को जोड़ता है, उस घटना को फिर दी गई परिस्थिति से जोड़ करके अपने क्या है मंच पर उसको प्रस्तुत कर देता है। यानी कि अपनी जो कलात्मक या भावनात्मक स्मृति है उसको जोड़ता है दी गई टॉपिक से, फिर उसको प्रदर्शित करता है रंगमंच पर। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट है हमारा ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, हमारे किसी भी बात पे या किसी भी कार्य पे एक ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप लोग अभी वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों ने क्या कर रखा है, अपना एक ध्यान केंद्रित कर रखा है कि मुझे ये टॉपिक समझना है, ये करना है, तो ध्यान केंद्रित करना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अशु अभिनय के लिए जितनी महत्वपूर्ण भूमिका कल्पना की है उतनी महत्व ध्यान केंद्रित करना भी है। यानी कि अशु अभिनय के लिए जितना महत्वपूर्ण भूमिका कल्पना करने की है उतनी ही जो है वो आवश्यकता किसकी है, ध्यान केंद्रित करने की। ठीक है, इस योग से को समाधि या मेडिटेशन कहते हैं। इस योग को या तो समाधि कहते हैं या मेडिटेशन कहते हैं, लेकिन अशु अभिनय का यह मेडिटेशन थोड़ा सा अलग होता है। यानी कि इसको मेडिटेशन या फिर समाधि कहते हैं, लेकिन जो अशु अभिनय होता है इसका जो मेडिटेशन होता है इसको थोड़ा सा अलग होता है। इसमें एक स्थान पर बैठकर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता, इसमें एक स्थान पर बैठकर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। हमने किसी जार में से, जैसे कोई डब्बा है उसमें से कोई कागज चिट्ठी निकाली, उसमें लिखा हुआ है कि तुम्हें गुप्त फिल्म का डायलॉग बोलना है, तो हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम जाके उस पर ध्यान केंद्रित करके पूरी मूवी को मन में रिमाइंड करें, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। हमें क्या करना होता है, उसमें कुछ जो हमें अच्छा लगा उसको बताना होता है। ठीक है, बल्कि मंच से पहले और फिर मंच पर सारी क्रियाओं को ध्यान में रखकर अशु अभिनय को गति दी जाती है। ठीक है, इसी तरीके से आप समझ सकते हो जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा मैं बाहर जा रहा हूँ क्योंकि उससे आपको लोगों क्या है बेहतर और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, मंच से पहले यानी मंच पे जाने से पहले और मंच पर सारी क्रियाओं को ध्यान में रखकर अशु अभिनय को गति दी जाती है या फिर उसको संचालित किया जाता है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट हमारा मंच कार्य व्यापार। ठीक है, मंच कार्य व्यापार। अशु अभिनय से पहले मंच पर जो भी कार्य व्यापार होगा उससे संबंधित क्रियाओं का ज्ञान और ध्यान आवश्यक है। रंगमंच पर जो भी अभिनय होगा वह जो भी क्रिया हो उसका कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। यानी कि रंगमंच पर जो भी कार्य होगा, जो भी प्रदर्शित होगा, जो भी नाटक दिखाया जाएगा दर्शकों को, उसका कोई ना कोई मोटिव होगा, कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होगा। ठीक है, वह निर्देश नहीं होना चाहिए, उसका कोई ऐसा कोई टॉपिक ना ले जिसका कि कोई भी उद्देश्य ना हो। ठीक है, अब आता है हमारा रचनात्मकता। ठीक है, रचनात्मकता इसके नाम से पता है, उसमें कोई भी चीज को रचना कर देना। ठीक है, किसी भी चीज को हम रचनात्मक बना देना, सृजनात्मक यानी उसको अच्छा दिखाने के लिए हमें रचना करना उसमें अपनी। ठीक है, अशु अभिनय का कलाकार हो या कोई भी कलाकार हो, निर्देशक हो या नाट्य प्रदर्शन से जुड़ा अन्य व्यक्ति, सभी के लिए रचनात्मक या क्रिएटिव होना आवश्यक है। यानी कि रचनात्मक या क्रिएटिव होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, एक ही तरीका अक्सर बोरियत को जन्म देने लगता है। अगर बार बार हम एक ही तरीका अपनाएं तो क्या होगा, बोरियत को जन्म देने लगेगा, जिससे दर्शक का रुझान नाटक की तरफ कम हो जाएगा, जिससे दर्शक का जो रुझान जो है नाटक की तरफ कम हो जाएगा। जैसे कि कई सारी साउथ की मूवी है आपने देखी होगी, या फिर हमारी इंडियन मूवियाँ होती हैं, बॉलीवुड मूवी है, उसमें क्या होता है वही घिसी पिटी कहानी दे रहे हैं, तो क्या होगा मूवी से हमारा धीरे धीरे इंटरेस्ट हटते जा रहा है। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा प्रस्तुति और अभिव्यक्ति में समय समय पर सृजनात्मक परिवर्तन करने से रचनात्मकता बनी रहती है। यानी कि प्रस्तुति और अभिव्यक्ति में समय समय पर जो सृजनात्मकता परिवर्तन है, सृजन के जो उसको सृजन कर रहा है, जो उसको लिख रहा है, उसमें परिवर्तन करने से क्या होता है, रचनात्मकता जो है वो बनी रहती है। उसमें कलाकार अपना हमेशा नया और अपना बेहतर देने का प्रयास करता है। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को जब वीडियो बनाता हूँ, मैं पहले की वीडियो से हर वीडियो में अपना बेहतर और अच्छा देने की कोशिश करता हूँ, है ना। इससे कलाकार को तो अच्छा लगेगा ही, साथ में दर्शक भी आनंद में होंगे। ठीक है, यानी आनंद ले सकेंगे। यानी कि जब उसमें रचनात्मकता रहेगी ना तो कलाकार जो होंगे ना उसको भी मजा आएगा करने में, और जो दर्शक होंगे उन्हें भी मजा आएगा देखने में। ठीक है,
अब सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा आता है आत्मविश्वास। ठीक है, आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभिनेता अभिनेत्री के पास आत्मविश्वास का संबल होना बहुत आवश्यक है। अपने आप पर यह भरोसा होना कि प्रस्तुति को सफल और असफल बनाने की ताकत रखता है। यानी कि अपने ऊपर भरोसा होना ही जो हमारी प्रस्तुति है उसको सफल और असफल बनाता है। अब आप स्टेज पे गए या फिर मान लो आप स्कूल में कहीं बुला लेते हैं मैं बोलने के लिए अपने क्लासमेट के सामने, फिर भी वहां जाने के बाद क्या होता है, हमारे पैर थर थर कांपते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो हमारी जो हम बोल रहे हैं ना, जो हमें याद होगा वो भी भूल जाएंगे डर की वजह से। तो हमें क्या है, अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए। अगर मैं 100 लोगों 1000 लोगों के सामने खड़ा हूं तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात रहनी चाहिए, मैं यहाँ खड़ा हूं और मेरे नीचे जो लोग बैठे हैं उनको कुछ नहीं पता, मुझे सब पता है, उनको कुछ भी नहीं पता। अगर ये आत्मविश्वास आपके अंदर है तो आप 100 क्या 1000 क्या लाखों करोड़ों आदमी के बीच में आप बोल सकते हो। तो अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, अशु अभिनय में अपनी भूमिका तैयार करने के लिए कलाकार के पास निश्चित समय होता है। ठीक है, इस समय में उसे चिंतन मनन कार्य योजना सब पर ध्यान केंद्रित करना होता है। इन्हीं टाइम में इसी समय में उसको क्या करता है, चिंतन भी करना होता है, सोचना भी होता है। ठीक है, कार्य योजना भी बनानी पड़ती है और भी कई सारी चीजें पर उसको ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। ठीक है, इतना समझ में आया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा थिएटर गेम्स। क्या आता है, थिएटर गेम्स। खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। ठीक है, खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, बच्चों के विकास के लिए ये आवश्यक है। ठीक है, पियाजे ने तो इसे सृजनात्मक विकास से जोड़ा है। पियाजे नाम के एक व्यक्ति है, उन्होंने इसको सृजनात्मक विकास से जोड़ा है। ठीक है, खेल में बार बार दोहराने की प्रक्रिया में क्रियात्मक रूप से सोचना, बुद्धि और स्मरण शक्ति पर जोर डालना। यानी कोई भी खेल खेलते हैं, अगर हम बार बार खेलेंगे तो उससे क्या होगा, या फिर बार बार हम अभिनय करेंगे तो उससे क्या होगा, हम उसमें सोचेंगे यार हमारी गलती कहाँ हो रही है, हम उसमें सोचेंगे विचार करेंगे, अगर हम इस तरीके से ऐसे करें या इसको इस तरीके से करें तो हम जीत सकते हैं। तो हमेशा हम उसमें क्या रहेंगे, एकदम क्रिएटिव रहेंगे, मतलब अपनी जो हमारी रहेंगी रुझान रहेगा उसकी तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, खेल खेल में कुछ बनाना, कोई जीव जंतुओं का इस्तेमाल करना आदि सभी खेल बच्चे के विकास में साधन बन जाते हैं। यानी बच्चे के विकास के लिए खेल क्या है, एक साधन का रूप बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा खेल के दौरान हंसना रोना लड़ना चिल्लाना कूदना भागना एक जगह बैठ जाना जैसी क्रियाएं उस मानसिक और शारीरिक रूप से सबल यानी कि मजबूत बनाती है। नाटक में खेल के साथ एक शैक्षिक नजरिया भी जुड़ा होता है। नाटक के खेल के साथ क्या होता है, एक शैक्षिक नजरिया जुड़ा होता है जिसमें कि हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलता है। यह नजरिया नाटक और रंगमंच के छात्रों को वह अनुभव देती है जिससे वे रचनात्मक कौशल को निखार सकते हैं, रचना कर सकते हैं। ठीक है, नाटक को अंग्रेजी में प्ले कहा जाता है। ठीक है, प्ले का अर्थ खेल भी होता है और खेलना भी होता है, इसलिए शायद नाटक खेला जाता है। ठीक है, ठीक है, थिएटर गेम्स का मुख्य उद्देश्य रंगमंच के छात्रों को अनुभवजन्य सक्रियता प्रदान कराना है। यानी कि थिएटर गेम्स का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, रंगमंच यानी स्टेज पे जो छात्र आएंगे उनको क्या होता है, अनुभव यानी उनको अनुभवजन्य बनाना है ना, अनुभव और सक्रिय रहने की जो शक्ति है वो देता है, उसमें प्रणेता देता है। ठीक है, यानी उन्हें सक्रिय रहने की क्षमता देता है, ऐसा कह सकते हैं। समाज के प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाने में भी इन गेम्स का लक्ष्य होता है। यानी समाज के प्रति हम संवेदनशील रहे, जागरूक रहे, उसमें खेल का भी बहुत बड़ा महत्व रहता है। रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, ठीक है, छात्रों में आपसी विश्वास पैदा करना, सहयोग और सहभागिता की भावना का विकास करना। हम जब खेल खेलते हैं तो अकेले तो खेलेंगे नहीं, कई लोगों के साथ खेलेंगे, तो उसमें क्या होगा, हम उनके बीच में रहेंगे, आपसी संबंध बनाएंगे। ठीक है, कोई अलग संबंध मत सोचना, मित्रता का संबंध बनाएंगे। ठीक है, हमारे आपसी दोस्तों में विश्वास बढ़ेगा। ठीक है, सहयोग बनेगा, तो ये सही भावनाएं जो है अभी विकसित होंगी। तनावपूर्ण परिस्थितियों से निपटना आदि शामिल है। इसमें तनावपूर्ण यानी जो भी हमें तनावपूर्ण यानी गुस्सा, खेल में कई सारे मतलब हमें तनाव भी हो जाते हैं, तो उससे क्या है, परिस्थितियों से निपटना भी शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, थिएटर गेम छात्रों को मनोवैज्ञानिक रूप से मजबूत बनाता है, यानी मानसिकता से भी मजबूत बनाता है। कौन, थिएटर
गेम्स, ठीक है, थिएटर गेम्स के प्रकार, ठीक है। तो मैं बुक में अगर आप ड्यूस वर्ल्ड की बुक देखोगे तो उसमें आपको कई सारे खेल के प्रकार मिल जाएंगे, बट यहाँ पे मैं एक सबसे छोटा और खेल लिया है जिसको मैं आपको यहाँ पे वो कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी आप लोग बुक से पढ़ सकते हो, ठीक है। खेल का नाम आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। इसकी अवधि यानी कि खेलने का जो समय रहेगा वो 10 से 5 मिनट रहेगा, यानी 5 से 10 मिनट रहेगा। प्रतिभागी यानी कितने लोग खेल सकते हैं, एक से अधिक लोग खेल सकते हैं। तरीका, ठीक है, इसमें छात्र कमरे में सब जगह फैल जाते हैं, कोई रस्सी कूदता है, कोई चलता है, कोई नृत्य करता है, यह सभी क्रियाएं जल्दी जल्दी की जाती है। जब उन्हें रुकने के लिए स्टॉप बोला जाता है तो उन्हें उसी अवस्था में फ्रीज होना पड़ता है जिस अवस्था में वो रहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने चेयर वाले गेम देखे होंगे, ठीक है, जिसमें कि एक साउंड यानी कि म्यूजिक को प्ले किया जाता है और जिसमें कई सारे लोग जो है भागते हैं, ठीक है। तो वो भागते हैं तो क्या करते हैं, जैसे ही म्यूजिक ऑफ हो तो उन्हें चेयर पे बैठना होता है, जो बैठ जाएगा वो जीतेगा, नहीं तो नहीं होगा। और कई सारे और भी खेल ऐसे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कटी, वो अजीब सा एक खेल होता है, 1 2 3 करते हैं फिर पीछे पलट के देखते हैं, तो जैसी स्थिति में रहते हैं उसे फ्रीज होना होता है, तो वो ऐसे ही गेम इसमें भी होता है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत से थिएटर गेम्स हैं, जैसे सुरक्षित हास, पीठ को छूना, मजाकिया चेहरा बनाना, आंख मिचोली, हम जानवर है, किसी चरित्र का निर्माण करना, ठीक है, जैसे हम लोग बचपन में खेला करते थे गुड्डा गुड़िया का खेल, ठीक है। पहचानो कौन, हाथ और पैर ऊपर उठाना, ताली का मिलान, नंबरों का खेल, अपनी जगह जमना यानी फ्रीज हो जाना, बर्फ पानी जैसा खेल, ठीक है। कानाफूसी का अभिनय करना, मैं कौन हूँ, स्मृति खेल यानी अपनी स्मृति के आधार पर खेल खेलना, अपने कल्पनाशीलता पे खेल खेलना, ठीक है। भावनाओं को अभिव्यक्त अलग होने की कोशिश में, ठीक है, मैं भूत हूँ, अलग करना, विवाह आदि, ठीक है, लगन करना, विवाह आदि, ये सभी क्या है, खेल के प्रकार हैं, ठीक है। तो ये सभी हमारे थिएटर गेम्स हैं। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है थिएटर गेम्स की उपयोगिता, यानी कि इसकी उपयोगिता क्या है वो देख लेते हैं। रंगकर्मी छात्र ध्यान केंद्रित करना सीख जाते हैं, जो रंगकर्मी छात्र है वो क्या करना, वो ध्यान केंद्रित करना सीख जाते हैं, ठीक है। त्वरित प्रतिक्रिया देना सीख जाते हैं, यानी तुरंत प्रतिक्रिया देना सीख जाते हैं। टीम में काम करना सीख जाते हैं, टीम पर विश्वास हो जाता है, आत्मविश्वास करने पर अपनी टीम पर आत्मविश्वास बन जाता है, अपनी टीम पर किसी के साथ जुड़ने की क्षमता में विकास हो जाता है, अपने साथी कलाकारों को प्रति उत्तर देने की कला का विकास हो जाता है, आपसी संयोजन का निर्माण, आगे बढ़कर काम करने की प्रवृत्ति का निर्माण, नया वातावरण से पहचान यानी नए लोगों से मिलना, ठीक है, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास यानी अपने मन की अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करना, निरीक्षण करने की क्षमता का विकास करना यानी हर किसी को पहचानने की क्षमता का विकास करना, अपने अंदर की खूबियों के ढूंढना, ठीक है। ये सभी हमारे थिएटर गेम्स की उपयोगिता है। कैसी भी परिस्थिति हो उसका मुकाबला करना सीखना, ठीक है, और करने का साहस भी पैदा, अपने अंदर साहस पैदा करना या फिर मुकाबला करना, ठीक है। अपनी उपस्थिति का ज्ञान कराना, यानी कि हम किसी भीड़ में खड़े तो उन लोगों को ये पता होना चाहिए हम भी यहाँ हैं, तो आगे बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा लेना, अपने हक के लिए बोलना, ठीक है। विभिन्न आवाज़ों का पहचानना, यानी जितनी आवाज़ें होती हैं उनको पहचानना, अपने में अपने आप को खोजना, अपने भाव और भावनाओं की पहचान करना, अपनी आवाज़ को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता विकास करना, यानी अपने अंदर इतना आत्मविश्वास जगा लेना कि हम जो बोले अपनी आवाज़ जो हमारी है उसको एकदम प्रभावशाली ढंग से सामने वाले के सामने हम प्रेजेंट कर पाए, ठीक है। सृजनात्मकता को बढ़ावा देना, सृजनशील रहना, सतर्कता एवं स्वाभाविकता में तालमेल बैठाने, सतर्क होना और स्वाभाविकता यानी कि सभी के साथ अपना जो स्वभाव है वो अच्छा रखना, ठीक है। तो ये जो थे हमारे थिएटर गेम्स की उपयोगिता थी। तो ये चैप्टर जो है हमारा यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, चैप्टर भी काफ़ी लंबा था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें। कोई भी डाउट हो, कोई प्रॉब्लम है, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाए कमेंट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट को क्लियर करें। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है उन सब की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।